क्वेश्चन जिसमें दो दो पिवट्स आपके पास मौजूद होते हैं, तो उस केस के अंदर हम उन क्वेश्चंस को कैसे टैकल करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नजर आ रहा है सबको? जी सर। अच्छा, सबसे पहले तो कहता है एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी? जी बच्चों, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी? सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन बताइए, इसको याद है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ा दिया था ना मैंने लास्ट क्लास में। Sir, where whole weight of the body acts. जी, इट इज दैट पॉइंट विद इन द ऑब्जेक्ट फ्रॉम वेयर द होल वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपेयर्स टू एक्ट। ठीक है, अपेरेंटली काम करता है, रियलिटी में वहां से काम नहीं करता। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने बताया था कि अर्थ जब किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगी तो तमाम पॉइंट्स के ऊपर फोर्स लगा के उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ा दिया था ना मैंने आप लोगों को। जी, लास्ट क्लास में सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्कस हुआ था या नहीं हुआ था? इमाद, सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्कस हुआ था बेटा लास्ट क्लास में? नहीं सर। नहीं हुआ था, ठीक है। पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं आगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या चीज होती है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऐसा पॉइंट है, ऐसा हेडक्वार्टर है जहां से हम पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर जो वेट फोर्स लगा रहे हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन जो है, इट इज दैट पॉइंट विद इन द ऑब्जेक्ट फ्रॉम वेयर whole weight of the object appears to act। ठीक है जी, तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऐसा पॉइंट है जहां से अपेरेंटली उसके सारे का सारा काम वेट जो है वो काम कर रहा होता है। कंसिडर करें ये एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, ठीक है जी। अच्छा, रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, मुझे एक बात बताइए, क्या इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी लेफ्ट साइड पे होगा, राइट साइड पे होगा, या आप इसके बिल्कुल सेंटर के अंदर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कंसिडर करेंगे? जी, सेंटर। सेंटर के अंदर करेंगे। क्या ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल का बना हुआ होगा जो कि इसके सेंटर में होगा, या बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है? जी, तो आंसर है ये कई मॉलिक्यूल्स का बना हुआ होता होगा। लेट्स से इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 1 2 3 4 5। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि इसके अंदर 5 मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा, अब अर्थ जब इसको अपनी तरफ खींचती है ग्रेविटेशनल फोर्स से, ग्रेविटेशनल फोर्स को हम क्या भी बोलते हैं, वेट। ठीक है जी, वेट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये अर्थ जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये मुझे बताइए क्या बिल्कुल सिर्फ सेंटर वाले मॉलिक्यूल पे लगाती है या सारे मॉलिक्यूल्स के ऊपर ये फोर्स लगाती होगी? जी, क्या अर्थ ग्रेविटेशनल पुल सिर्फ सेंटर वाले मॉलिक्यूल पे लगा रही होगी या सारे मॉलिक्यूल्स पे लगा रही होगी? जी बच्चों, बताइए जारिफ, असद, इमाद, जैद, क्या सारे मॉलिक्यूल्स पे फोर्स लग रहा होगा या सिर्फ सेंटर वाले पे? बेटा सारे मॉलिक्यूल्स के ऊपर फोर्स लगा रही है, ठीक है, सब मॉलिक्यूल्स के ऊपर फोर्स लगा रही है। इज दैट क्लियर? एक मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्स नहीं लगा रही होती, ठीक है।
लेकिन उसके बावजूद हम ये जो सेंटर वाला पॉइंट है इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी CG कंसिडर कर रहे होते हैं। ठीक है जी, व्हाई वी कंसिडर दैट पॉइंट एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी? भाई बताइए, व्हाई डू वी कंसिडर ओनली दिस पॉइंट एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी? तो इसका आंसर ये है कि अगर हम इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा दें, इफ वी अप्लाई फोर्स एट दिस पॉइंट, किस पॉइंट की बात कर रहे हैं? CG सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, इक्वल टू द weight of the object in upward direction, the object will come to equilibrium. अगर हम इस पॉइंट के ऊपर ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएं जो ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो ऑब्जेक्ट किस स्टेट में आ जाएगा? इक्विलिब्रियम, और आई शुड से टोटल इक्विलिब्रियम। टोटल इक्विलिब्रियम का मतलब यह है कि ना ये क्लॉकवाइज मूवमेंट कर सकेगा, ना ही ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर सकेगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? ये पॉइंट समझ में आया? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हर मॉलिक्यूल पे लेट से अर्थ कितना फोर्स लगा रही है? 1 न्यूटन का, 1 न्यूटन, 1 न्यूटन, 1 न्यूटन, 1 न्यूटन। तो मुझे बताइए कि अर्थ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना लगा रही होगी? व्हाट इज द टोटल डाउनवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट? जी, व्हाट इज द टोटल फोर्स है भाई? 5 न्यूटन। शाबाश, 5 न्यूटन्स। तो इसका मतलब है कि इसका वेट कितना हो जाएगा बच्चों? 5 न्यूटन। अब मुझे वेट के बराबर इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाना है इस पॉइंट पे, तो मैं इस पॉइंट पे यहां से यूं फोर्स लगा देता हूं अपवर्ड डायरेक्शन में, ये देखिए। ठीक है, अब ये फोर्स मैं ऐसे लगा दूं या नीचे एक पिवट रख के एक फोर्स लगा दूं, ये मैंने एक पिवट रख दिया, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा कितना? 5 न्यूटन का। ठीक है, मुझे बात बताइए इस ऑब्जेक्ट पे डाउनवर्ड फोर्स कितना है? व्हाट इज द डाउनवर्ड फोर्स? 5 न्यूटन। व्हाट इज द टोटल अपवर्ड फोर्स? 5 न्यूटन। तो बताइए इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स कितना हुआ? 0. तो इसका मतलब है कि इसके अंदर किसी किस्म की कोई लीनियर मोशन नहीं होगी, या लीनियर इक्विलिब्रियम में आ गया। ठीक है, अच्छा अब आ जाइए रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन। मुझे बताइए कि ये वाला 1 न्यूटन का, ये वाला M1, ये वाला इसको पिवट के गिर्द कैसा घुमाने की कोशिश कर रहा है? ये वाले दोनों जी किस डायरेक्शन में घुमाना चाह रहे हैं? ये एंटी क्लॉकवाइज। और ये वाले कैसा घुमाना चाह रहे हैं? क्लॉकवाइज। जितना इसको क्लॉकवाइज घुमाने वाले हैं उतना ही इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने वाले हैं। ये बताइए सेंटर वाले का कोई मूवमेंट होगा क्या? क्या सेंटर वाले फोर्स का कोई? नो, क्योंकि वो पिवट के ऊपर है। तो जितना क्लॉकवाइज मूवमेंट बन रहा होगा उतना ही एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बन रहा होगा। तो इसका मतलब है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट भी कैंसिल हो रहा होगा, अपवर्ड डाउनवर्ड फोर्सेस भी कैंसिल हो रहे होंगे, जब भी ये ऑब्जेक्ट किस पॉइंट पे आ रहा होगा? टोटल इक्विलिब्रियम में आ रहा। रियलिटी में ऑब्जेक्ट का सारा वेट इस पॉइंट से काम नहीं कर रहा होता, वो हर पॉइंट से काम कर रहा होता है। लेकिन हम अपनी कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए, बहुत सारे लोगों को कंट्रोल करने के लिए, जैसे एक लीडर होता है, इसी तरीके तमाम मॉलिक्यूल्स को कंट्रोल करने के लिए हम इस पॉइंट के ऊपर फोर्स लगा के बाकी तमाम मॉलिक्यूल्स की मोशन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, उसको कंट्रोल कर देते हैं और उसको किस स्टेट में लेके आते हैं? इक्विलिब्रियम में। दैट्स व्हाई दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जब भी हम वर्ड यूज करते हैं अपेयर टू एक्ट, बाय द वे अगर आप अपेयर टू एक्ट या अपेरेंटली एक्टिंग कर रहा है, ठीक है, रियलिटी में नहीं कर रहा, अपेरेंटली काम कर रहा है, ये अगर आप डेफिनेशन में नहीं लिखोगे तो आपका वो 1 मार्क जो है वो काटेगा सवाल के अंदर। इस चीज को याद रखिएगा। व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी? इट इज दैट पॉइंट विद इन द ऑब्जेक्ट फ्रॉम वेयर द होल वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपेयर टू एक्ट। समझ में आई ये बात? ये किसी को कोई क्वेश्चन? जी
जी बेटा, तो एनीवन? ये तो रेगुलर ऑब्जेक्ट्स के लिए किया है, तो No, irregular sir. डिफरेंट होगा। जी बेटा, रेगुलर ऑब्जेक्ट्स के लिए फरिया जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो उनके एग्जैक्ट सेंटर में होता है, और इररेगुलर शेप ऑब्जेक्ट्स के लिए जो उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो भारी वाले हिस्से के करीब होता है। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं। रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट्स, रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट्स को वो हम पे उसमें क्वेश्चन में कैसे लिखता है? यूनिफॉर्म शेप ऑब्जेक्ट्स। तो यूनिफॉर्म शेप ऑब्जेक्ट्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यूनिफॉर्म शेप ऑब्जेक्ट या रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट्स, देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एट देयर सेंटर। ठीक है, तो जो रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट्स हैं उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उनके सेंटर के अंदर होता है या उनके ज्योमेट्रिकल सेंटर के अंदर होता है। ठीक है, ज्यादा बेहतर वर्ड तो ज्योमेट्रिकल सेंटर है, बट इफ यू डोंट वांट टू राइट इट यू कैन जस्ट सिंपली राइट इट डाउन लाइक दिस। रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट्स या यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट या फॉर रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट्स और यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी या देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एट देयर ज्योमेट्रिकल सेंटर या सेंटर। ठीक है, लेकिन अगर एक नॉन यूनिफॉर्म शेप ऑब्जेक्ट हो, इररेगुलर शेप ऑब्जेक्ट हो, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके सेंटर में नहीं बल्कि भारी वाले हिस्से के करीब आ जाएगा। उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो हैवियर एंड के क्लोजर में आ जाता है। ठीक है, उसको भी मैं भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसको कॉपी कर लें, फिर मैं उसकी एक डायग्राम भी बना लेता हूँ। रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट्स आपके पास बहुत सारे होते हैं, सर्कल, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, स्क्वायर। ठीक है ना, रेक्टेंगल्स इस तरीके से बहुत सारे आपके पास रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट हैं, सिलेंडर। ठीक है ना, तो ये सब के सब रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट्स हैं और इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल इनके एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट के अंदर होता है। ठीक है जी, कोई सवाल है इसमें किसी को? अफीफा, असद, इमाद, फरीहा, जैद, उसैद, बेटा एनी क्वेश्चन? Yes. No, sir. No, sir. हाँ सर। आज बहुत सारी अवाम गायब है भाई। बच्चों कॉपी हो जाए बता दीजिएगा। इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस करते हैं, फिर उस क्वेश्चन पे चलेंगे। जी बच्चों कॉपी हो गया। डन सर।
जी असद इमाद, जैद बेटा कॉपी हो गया? सर होने वाला है। जी सर। अच्छा कर लो, आराम से कर हो लो। गया। जी बच्चे नेक्स्ट पेज पे चलो। जी सर। एक इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट है बच्चों आपके पास, लेट्स से ये एक बॉटल है। द बॉटल इज समथिंग लाइक दिस। ये बॉटल एक इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना? अब इस इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके हैवियर एंड के करीब होगा। अब बाय द वे अगर आप इस बॉटल को फॉर एन इंस्टेंट इसका एग्जैक्ट ज्योमेट्रिकल सेंटर निकालें, तो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर निकालने के लिए आप इसको एक रेक्टेंगल की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे पहले, ठीक है? फिर आप इसके डायगोनल्स बनाएंगे और जहां इनके डायगोनल्स इंटरसेक्ट करेंगे दैट इज एक्चुअली इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर, ठीक है जी? ये सॉरी सेंटर है, दिस इज नॉट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सॉरी। ये इसका सेंटर पॉइंट होगा जिसको हम कह सकते हैं ज्योमेट्रिकल सेंटर। लेकिन इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके भारी वाले हिस्से के करीब होगा। ये दिस इज एक्चुअली लाइटर एंड, this is lighter end and this one is heavier end। तो ये अगर इसका सेंटर पॉइंट है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यकीनन भारी वाले हिस्से के करीब होगा। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ हो सकता है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। दिस इज एक्चुअली इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है? तो हम इसके लिए इस तरह से कहते हैं, फॉर इर्रेगुलर irregular shape objects, the center of gravity is always closer to heavier end। इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा उनके भारी वाले हिस्से के करीब होता है, ठीक है जी? नोट इट डाउन। ठीक है जी? एनी क्वेश्चन बच्चों इसमें किसी को? जी बच्चों एनी क्वेश्चंस? No, sir. No, sir. जी बेटा कॉपी हो गया?
सर ये इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ी सी और नीचे हो सकती है? जी बेटा, और हो सकती है नीचे, हो सकता है कि अगर ये लेट से यहाँ से अगर ये फरीहा शीशा और मोटा हो, यहाँ से, और जैसे बॉटल्स के नीचे शीशा और मोटा होता है, नोटिस किया आप लोगों ने, ग्लास और बॉटल्स के नीचे नीचे वाला हिस्सा शीशे का और मोटा होता है, तो हो सकता है कि इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी और थोड़ी सी नीचे हो जाए, ठीक है, लेकिन बिल्कुल एज पे नहीं होगी, ठीक है ना, थोड़ा सा ऊपर रहेगी एज, सही है। ओके। जी कॉपी हो गया फरिया? जी सर। असद बेटा हो गया कॉपी? इमाद? जी सर। चलिए क्वेश्चन के ऊपर अब चलते हैं। Explain what is meant by center of gravity. Center of gravity is that point within the object from where whole weight of the object appears to act. ऐसा पॉइंट किसी भी बॉडी में जहां से अपेरेंटली सारे का सारा वेट काम कर रहा हो, उसको हम उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है जी। इसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है अ नॉन यूनिफॉर्म प्लैंक। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है कि ये इरेगुलर शेप है। अ नॉन यूनिफॉर्म प्लैंक of wood XY of 2.5 meter long and weight 950 Newton. Force meter spring balance A and B are attached to the plank at a distance 0.4 meter from each end as illustrated in figure 3.1. तो दो स्प्रिंग बैलेंस एक नॉन यूनिफॉर्म प्लैंक को, इरेगुलर शेप प्लैंक को बैलेंस कर रहे हैं। एक फोर्स मीटर ए है, एक फोर्स मीटर बी है। फोर्स मीटर ए, फोर्स मीटर्स में बाय द वे फोर्सेस जनरेट होती हैं, टेंशन फोर्स, इन दोनों में टेंशन फोर्स बन रही होगी जो अपवर्ड डायरेक्शन में काम कर रही होगी, और इस वुडन प्लैंक का वेट कितना है, 950 न्यूटन, ठीक है ना। चलिए उसके बाद वो क्या कह रहा है आगे हमसे। When the plank is horizontal, the force meter A reading is 570 न्यूटन। इस वाले की रीडिंग 570 है, ठीक है। डाउनवर्ड फोर्स कितना काम कर रहा है आपके पास, वेट इसका 950 न्यूटन। ये बताइए कि फोर्स मीटर बी की रीडिंग कितनी है, ठीक है जी। ये कैसे निकलेगा, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट की स्टेट में है, लटका हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं कि अपवर्ड फोर्स बराबर होगा किसके, डाउनवर्ड फोर्स के। डाउनवर्ड फोर्स तो एक ही है, वेट 950 न्यूटन, लेकिन अपवर्ड फोर्स आपके पास यहाँ दो अपवर्ड फोर्सेस हैं। एक अपवर्ड फोर्स आपके पास 570 न्यूटन है और दूसरा अपवर्ड फोर्स आपको निकालना है, लेट्स से दैट इज एफ। तो एफ किसके बराबर हो जाएगा, 950 माइनस 570, 950 माइनस 570, क्या आंसर आ रहा है भाई? 380। ये फोर्स मीटर 2 की रीडिंग कितनी है, 380, ठीक है ना। इसका मतलब है कि भारी वाला हिस्सा इस प्लैंक का कौन सा है, एक्स वाला या वाई वाला? Which is the heavier end of this plank? Is it X या Y? X वाला, बिल्कुल सही है, क्योंकि वहां पे फोर्स मीटर ज्यादा रीडिंग दे रहा है 570 की, और 380 न्यूटन वाला यानी Y वाले का जो पॉइंट होगा वो लेस हैवियर होगा। इसी चीज को देखते हुए एग्जामिनर फिर आगे एक सवाल और कर रहा है। ऑन फिगर मार्क अ लाइकली पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द प्लैंक। तो लाइकली पोजीशन इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की कहाँ होगी, व्हाट विल बी द लाइकली पोजीशन जी? Will it be at the center or will it be closer to X or closer to Y? जी जी बच्चों, भारी वाले हिस्से के क्लोजर टू X, इसका मतलब है यहाँ पे लेट से कंसीडर कर लेते हैं कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा जहां से 950 न्यूटन का वेट काम कर। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन? जैद, असद, इमाद? जी बेटा, कोई पूछ रहा है कुछ? चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे क्या कर रहा है, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन?
Then it say determine the distance of the center of the gravity from end x of the blank. Center of gravity बच्चों आपने जो मार्क किया है उसका एंड x से आपने डिस्टेंस निकालना है. व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम एंड x, यानी ये डिस्टेंस हमें चाहिए. ठीक है, लेट्स कॉल दिस डिस्टेंस d. ठीक है, इस डिस्टेंस को हम d कह लेते हैं. तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा? क्या आपको इस सवाल में अपवर्ड फोर्सेस डाउनवर्ड फोर्सेस से तो होके हमने 380 न्यूटन निकाल लिया ऑलरेडी. ठीक है ना, लेकिन क्या आपको इस सवाल में कहीं कोई पिवट नजर आ रहा है? जी, इज देयर एनी पिवट इन दिस क्वेश्चन? द आंसर इज नो. आपको कोई पिवट नजर नहीं आ रहा. तो जब आपको कोई पिवट नजर नहीं आ रहा होता तो उस केस के अंदर आप क्या करते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस में आप अपनी मर्जी से किसी भी एक फोर्स को पिवट मान लेते हैं. फॉर नो पिवट क्वेश्चंस कंसिडर any one force as pivot if object is in equilibrium. Take moment about that pivot. Equate clockwise moment to anti-clockwise moment to solve your question. ठीक है जी, इसमें एक चीज याद रखिएगा, नोट the force considered as pivot do not make any movement. तो अगर आपके पास किसी सवाल के अंदर कोई पिवट ना मौजूद हो तो इस केस में आप ये कीजिएगा कि अपनी मर्जी से किसी भी एक फोर्स को पिवट मान लीजिएगा, उसके अबाउट मूवमेंट लेके, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर इक्विलिब्रियम में तो उसके अबाउट मूवमेंट लेके क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को इक्वेट कर लीजिएगा. ठीक है, और उससे फिर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करके जो भी रिक्वायर्ड वैल्यू है उसको निकाल लीजिएगा. एक चीज याद रखिएगा, जिस फोर्स को आप अपना पिवट मान रहे हैं, क्योंकि वो फोर्स पिवट आपने उसको माना हुआ है, तो उसके मूवमेंट को आप कैलकुलेशन में शामिल नहीं करेंगे. ठीक है जी. अच्छा, अब हमें ये जो एक्स वाले एंड से सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक का डिस्टेंस है ये निकालना है. ये बाय द वे कैसे निकलेगा? तो उसके लिए हमें किसी एक फोर्स को पिवट मानना पड़ेगा. तीन फोर्सेस आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, 570, 380 और 950. किस फोर्स को आप पिवट कंसिडर करना चाह रहे हैं? जी, किस फोर्स को पिवट कंसिडर करेंगे आप लोग? 570 वाले को, 380 को, 950 को, किसको पिवट कंसिडर करो? सर 570 ले लो. 570 को कर लेते हैं. चलो 570 वाले को हम पिवट कंसिडर कर लेते हैं. अच्छा, इसी डायग्राम को मैं रिकंस्ट्रक्ट कर लेता हूं ताकि आपको आसानी हो जाए. ये वही रॉड है. यहाँ पे मैंने इस पॉइंट पे ये जो ए पॉइंट है इसको मैंने पिवट मान लिया अपना. ये वाला एंड एक्स है, ये वाला एंड वाई है. बाय द वे, ए पॉइंट से जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट से एक ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है 380 न्यूटन का. ठीक है ना, टेंशन ऊपर की तरफ है. और यहां से सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इसका वेट काम कर रहा है 950 न्यूटन. अच्छा, अगर ये पिवट आपने माना है तो ये वाला वेट इस पिवट के गिर्द कैसा मूवमेंट बना रहा है? जी, व्हाट इज द मूवमेंट मेड बाय दिस वेट?
Clockwise. क्लॉकवाइज, शाबाश। इसका मोमेंट कितना है? लेट्स से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो x है, ठीक है। तो x ना करें, फिर एक काम करें, क्योंकि x वो एंड भी है, तो इसको आप a कह लो, ठीक है जी। तो लेट्स टेक दिस डिस्टेंस एज a, ठीक है। तो ये जो क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा दैट विल बी 950 मल्टीप्लाई बाय a, ठीक है जी। ये बराबर होगा एंटी क्लॉकवाइज की। ये 380 कैसा मूवमेंट बना रहा है? व्हाट इज द मूवमेंट, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ 380? Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन ये बताइए कि 380 वाले का डिस्टेंस कितना है पिवट से? तो गौर से देखिएगा, ये डिस्टेंस हम लोग निकालना चाह रहे हैं। व्हाट इज दिस डिस्टेंस? दिस वन, ठीक है। पूरी रॉड की लेंथ कितनी है? 2.5। ये डिस्टेंस हमें चाहिए इस वक्त इसके मोमेंट के लिए, ठीक है Sir, ना? 2.1. नो बेटा, नॉट 2.1, इट विल बी 1.6 एक्चुअली, नहीं 1.7। देखिए 0.4 इधर है, 0.4 इधर है, 0.8 हो गया ना। 2.5 में से 0.8 माइनस करना होगा, तो 2.5 में से जब 0.8 माइनस करेंगे, दोनों साइडों पे 0.4 है ना, और इस स्प्रिंग बैलेंस से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा? 2.5 माइनस 0.8। व्हाट इज 2.5 माइनस 0.8 जी? 1.7. 1.7। समझ आया ये डिस्टेंस कैसे निकाला मैंने? जी सर। अच्छा, तो ये 1.7 आ गया। 380 मल्टीप्लाई बाय 1.7, बताइए क्या वैल्यू आ रही है? 380 मल्टीप्लाई बाय 1.7, 646। 646। बेटा अब इसको डिवाइड कर देते हैं 950 से, तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। कितना आ रहा है? 0.68। 0.68, ठीक है जी। ये हमें a की वैल्यू मिल गई, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। सवाल में तो वो ये कह रहा है कि आपको जो आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी माना है उससे एंड x तक का डिस्टेंस निकालिए। अब बाय द वे, पिवट से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने 0.68 निकाला है, ठीक है ना।